हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी हम लोगों को एक्सरसाइज देखना है, तो पेज नंबर 44 की एक्सरसाइज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि इस चैप्टर की मेन एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक से। तो एक्सरसाइज देखते हैं। 1, 2, 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं इस वीडियो में। ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके केमिकल फार्मूला लिखने हैं। एक्सरसाइज मतलब चैप्टर के बीच में भी दी रहती है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आपको केमिकल फार्मूला लिखना है। ए है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का आप केमिकल फार्मूला लिखिए। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले मैग्नीशियम का और क्लोराइड का अलग अलग, यानी मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम का और क्लोराइड के नीचे क्लोराइड का सिंबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है ना, सिंबल लिख करके मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम का सिंबल यानी Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है, तो मैग्नीशियम के नीचे Mg लिखिएगा और क्लोराइड के नीचे Cl। Cl क्यों? क्योंकि क्लोराइड का सिंबल Cl होता है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसी सिंबल के नीचे आप वैलेंसी लिखिएगा। वैलेंसी किसकी होगी? इसी मैग्नीशियम की और इसी क्लोराइड की वैलेंसी लिखिएगा। देखिए तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है। ये सब याद करने वाली बात है और वैलेंसी निकालना भी आपको आगे सिखाया जाएगा। 20 चैप्टर तक तो नहीं सिखाया गया है, तो इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 तक तो आपको लर्न ही होना चाहिए। सिंबल भी, एलिमेंट नेम भी, एटॉमिक मास भी, वैलेंसी भी। तो देखिए अब देखिए पहले हमने क्या किया, मैग्नीशियम का सिंबल मैग्नीशियम के नीचे Mg, क्लोराइड के नीचे Cl और वैलेंसी लिख दिए मैग्नीशियम की 2 और क्लोराइड की 1। ठीक है, अब ये जो कट किया है मैंने, इसका क्या मतलब है? काटना नहीं है इसे, इसका मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। Mg का मल्टीप्लाई 1 के साथ और Cl का मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है और लिखना है। तो देखिए यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। Mg इंटू 1 करेंगे तो आपका Mg1 फाइंड होगा। ठीक है, Mg का इंटू 1 के साथ करेंगे तो Mg ही ना फाइंड होगा। तो आप Mg लिख दीजिए पहले, 1 लिखने की कोई मतलब नहीं है तो 1 मत लिखिए। अब देखिए Cl इंटू 2 करेंगे तो Cl2 ही फाइंड होगा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए MgCl2। ठीक है, ये आपका बन गया फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का। आपको सिंबल और वैलेंसी लर्न होने की ज़रूरत है। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रिश क्रॉस। Mg1 के साथ आ जाएगा और ये Cl2 के साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, नॉट क्लोराइड। तो कैल्शियम का सिंबल देखिए, एस का मतलब सिंबल, V से वैलेंसी, F से फॉर्मूला, यहाँ पे शॉर्ट लिखा गया है। ठीक है, देखिए कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, आप Ca लिख दीजिए कैल्शियम के नीचे। ऑक्साइड का सिंबल O होता है तो आप O लिख दीजिए। ठीक है, वैलेंसी कैल्शियम की 2 होती है और ऑक्साइड की भी वैलेंसी 2 होती है। अब देखिए तो Ca को इंटू करिए 2 के साथ और O को इंटू कर दीजिए 2 के साथ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई Ca इंटू 2 आपको क्या फाइंड होगा? Ca2। तो आप पहले लिखिए Ca2, फिर O का इंटू 2 के साथ करेंगे तो आपको O2 फाइंड होगा, O2। अब देखिए यहाँ पे आप लिख दिए Ca2O2, ये 2 दोनों जगह हो गया, ये 2 तो काट दीजिए, आपका फार्मूला बन जाएगा CaO। ठीक है, C है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है हमें। तो S से सिंबल, V से वैलेंसी, F से फॉर्मूला। ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, आपको देखते देखते याद हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग का 2 लेटर Al होता है, क्लोराइड का Cl होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब सिंबल है। और वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो एल्यूमिनियम के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी आप याद रखिएगा, पहले सिंबल लिखिएगा फिर वैलेंसी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 मेथड आपको फॉलो करने हैं। फिर क्लोराइड के नीचे क्लोराइड का सिंबल Cl हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगी, बस मल्टीप्लाई करना है Al को 1 के साथ और Cl को 3 के साथ।
Al इंटू 1 आपको फाइंड होगा Al, Cl इंटू 3 आपको फाइंड होगा Cl3, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जस्ट इसी की तरह क्वेश्चन नंबर डी है कि कॉपर नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो लिखिएगा कि पहले सिंबल लिखिएगा, ठीक है। पहले कॉपर का Cu, कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu आपने लिख दिया। उसके बाद Cu लिख दिए। फिर अब देखिए नाइट्रेट का सिंबल, नाइट्रेट के नीचे लिखिए NO3 क्या है, वो नाइट्रेट का सिंबल है, ठीक है। पूरा नाइट्रोजन और नाइट्रेट ऐसे मतलब बनता रहता है, तो आप नाइट्रेट का पूरा जो सिंबल होता है ना, वो सिंबल ही पूरा NO3 होता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी होती हैं। तो नाइट्रेट का सिंबल NO3 होता है, कॉपर का Cu आप नीचे लिख दिए, और कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। अब क्या करिए, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, Cu इंटू 1 आपको Cu फाइंड होगा, Cu लिख दीजिए। उसके बाद NO3 इंटू 2 करिएगा, ठीक है, तो आपको फाइंड होगा NO3 और 2 फाइंड होगा। बात यहाँ पे ये आती है कि आप अगर NO3 लिख रहे हैं और 2 भी लिख देंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये 2 आपका वैलेंसी से आया है। इसलिए आप इतने को ब्रैकेट लगा दीजिए कि ये नाइट्रेट का सिंबल है और ये वैलेंसी हमने लिखा है, ठीक है। इससे पता चलेगा, क्लियर आउट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही आंसर लिखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Cu और NO3 में ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्योंकि ये आपको सिंबल से फाइंड हो रहा है और 2 इसकी वैलेंसी है, तो वैलेंसी पता चलना चाहिए। ई क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और कार्बोनेट का CO3 होता है, ठीक है, पूरा होता है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca इंटू 2 आपको फाइंड होगा Ca2 लिख दीजिए। फिर CO3 इंटू 2 तो आपको फाइंड होगा CO3 और 2, ठीक है। बात पहले वाली आ गई कि पता कैसे चलेगा कि 3 2 एक ही में है, अलग अलग है, तो CO3 को आप ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कार्बोनेट के सिंबल से मिला है और 2 इसकी वैलेंसी है। तो अलग अलग दिखाने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा कि CO3 को ब्रैकेट में फिर 2 कर दीजिएगा, ताकि इससे पता तो चले कि ये सिंबल है और ये वैलेंसी है। ओके, क्वेश्चन 5 देखते हैं। नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है आपको सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 है कि क्विकलाइम क्या होता है, ये कौन सा एलिमेंट है भाई, ये कौन सा कंपाउंड है। ये आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्विकलाइम किसको कहते हैं, ये इसमें एक राज है। देखिए, क्विकलाइन इक्वल कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये हमने लिखा है। तो आप इक्वल करके मत लिखिएगा, चाहे लिख भी सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि क्विकलाइम का मतलब ही यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यानी अगर कोई क्विकलाइम बोले तो आप वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब आपको बस आसान हो गया आपको बताना कि कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड का O होता है, तो CaO हो गया, ठीक है। और इसमें कोई पूछेगा कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप आसानी से बस बता सकते हैं ना कि एक कैल्शियम प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से ये ऑक्साइड बना है। तो आप लिख दीजिएगा कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन क्विकलाइम आर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम का सिंबल Ca लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन का O, बात खत्म। बहुत आसान है ये। कैल्शियम ऑक्साइड नाम से ही पता चल जा रहा है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें। बस आप इतना याद रखिए कि क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। बी है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। तो हाइड्रोजन हो गया, एक ब्रोमाइड का सिंबल हो जाएगा HBr कैसे होगा, हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया। ब्रोमाइड किससे बना है, दिमाग लगाइए, ब्रोमीन से बना है, ठीक है, ब्रोमीन। तो ब्रोमाइड का सिंबल होता है ब्रोमीन, मतलब ब्रोमाइड का सिंबल होता है Br, ठीक है, HBr लिख दिए। अब देखिए आसान हो गया, एक हाइड्रोजन मिला है, एक ब्रोमीन मिला है। अब आप आंसर में लिख दीजिए कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन ब्रोमाइड आर हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है भाई, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना बड़ा नाम है बेकिंग पाउडर का, याद रखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल होता है Na, आप Na लिखिए। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, आसानी से H लिखिए। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO,
3, इतना बड़ा सिंबल है। अब आप पता कर लीजिए कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जैसे देखिए Na यानी एक सोडियम प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक कार्बन है, और एक 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा ना टुकड़ा करके, मतलब तोड़ तोड़ के पता करेंगे तो पता चल जाएगा। अब लिखिए द एलिमेंट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर आर, सोडियम सिंबल Na लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन और फिर कार्बन C और ऑक्सीजन O3। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना कि NaHCO3, यानी CO3 को जब हम तोड़ेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, अगर मिला के पढ़ेंगे तो कार्बोनेट पड़ा जाएगा। अब है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सिंबल होता है K और सल्फेट को होता है SO4। ठीक है, जब पूरा पोटेशियम सल्फेट लेंगे तो इसका फार्मूला K2SO4 बनेगा। और कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए पोटेशियम प्रेजेंट है और एक सोडियम ऑक्सीजन, मतलब सल्फर ऑक्सीजन मतलब मिला हुआ है, प्रेजेंट है। सल्फर ऑक्सीजन कैसे हो गया, क्योंकि सल्फेट किससे बना है, सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द मोलर मास। मैं आपको बता दूं मोलर मास बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, पता चल जाएगा। इथाइन C2H2, देखिए इथाइन को हम लोग कहते हैं C2H2 बोलते हैं। इसका अब हमें बस इसका मोलर मास निकालना है। ठीक है, पहली बात तो मोलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। ठीक है, पहले एटॉमिक मोलर मास इन ग्राम और मोल। मोलर मास को कभी भी हम किसी और यूनिट में नहीं लिखते हैं, उसको सिर्फ ग्राम और मोल यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हैं तो मोलर मास भी वही होता है, बस यूनिट उसकी ग्राम में होती है। मोलर मास की ग्राम में यूनिट होती है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास को आप यू में लिखते हैं, AMU में लिखते हैं। अब देखिए मोलर मास को हम ग्राम में लिखते हैं। C2H2, C किसका सिंबल है, कार्बन का सिंबल है, तो पहले आप एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखिए। ठीक है, 2C लिख सकते हैं, मतलब 2 कार्बन है तो 12 × 2 कर सकते हैं। 12 कहाँ से आया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड 2 कार्बन आर प्रेजेंट इन इथाइन, देन यू कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 × 2 कर सकते हैं। H2 का मतलब, H मतलब हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मतलब मिले हुए हैं। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 × 2 कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ना कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब देखिए 2 कार्बन मिले हुए तो 12 × 2, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। जब दूसरे एलिमेंट की बात आती है तो बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की बात थी कि 2 कार्बन है तो 12 × 2 कर दिए, फिर प्लस का सिंबल लगाइए, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 करिए, फिर यहाँ पे इसको कर दीजिए, 12 × 2 = 24 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 × 2 = 2, पूरा मिला के 26 ग्राम या फिर मोल। यही आपका आंसर होगा मोलर मास का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास एक होता है। करना क्या है, बस आपको मतलब कि एटॉमिक मास लिखना है पहले। ठीक है, सिंबल को पहले पहचानिए, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास लिखिए और जितने प्रेजेंट है, C2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि कार्बन का सिंबल है तो यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, कार्बन के एटॉमिक मास से 2 को इंटू करेंगे। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो आप 3 से इंटू करिएगा। ठीक है, जैसे कि सल्फर मॉलिक्यूल को एसिड में। ठीक है, पहले आप क्या करिए, एटॉमिक मास ऑफ S फाइंड करिए। S मतलब सल्फर, तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या होता है, 32 होता है। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे S8 लिखा है। देखिए ऊपर अगर कुछ लिखा भी रहता है 1 2 तो इससे मतलब नहीं है आपको, आप नीचे जो लिखा है S और 8, इसका मतलब कि S मतलब सल्फर, 8 मतलब 8 सल्फर प्रेजेंट हैं सल्फर मॉलिक्यूल में, तो आप एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इंटू 8 कर दीजिएगा। तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 × 8 करेंगे, आपको 256 ग्राम फाइंड होगा। यूनिट हमेशा याद रखिएगा, ग्राम या मोल ही लिखिएगा। अब है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4। देखिए यहाँ पे हिंट दिया है कि एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31। अब आपको क्या करना है, P4 आपको दिया हुआ है तो इसका एटॉमिक मास आपको 31 पता चल गया। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 प्रेजेंट है ना, मतलब फॉस्फोरस 4 प्रेजेंट है, तो आप 31 × 4 कर दीजिए, 124 ग्राम मिल गया आपको। अगर इसी के आगे कोई और एलिमेंट रहता 4 के बाद तो आप यहाँ पे प्लस करके आगे लिखते, उसको भी इंटू करते हैं अगर ज़्यादा प्रेजेंट होता तो। अब हाइड्रोक्लोरिक HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक को ही हम HCl कहते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसे मिला हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक का क्या मतलब है, एक हाइड्रो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो पहले आप एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखिए 1, पहले HCl है ना,
H का मतलब हाइड्रोजन, Cl का मतलब क्लोरीन। पहले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखिए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। देखिए H के नीचे कुछ नहीं लिखा है, यानी एक प्रेजेंट है सिर्फ, तो आप डायरेक्ट एटॉमिक मास लिख के प्लस का सिंबल लगाइए। क्लोरीन के भी नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका सिंबल मतलब एटॉमिक मास लिखिए, ठीक है। तो 1 आया आपका यहाँ H से, Cl आया मतलब 35.5 आपके Cl से आ गया। इन दोनों को प्लस करिए, आपका 36.5 ग्राम या मोल आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड HNO3, आपको इसका फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है, HNO3 है। HNO3 से क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए H है हाइड्रोजन का है, ठीक है, यानी 1 हाइड्रोजन, नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 हाइड्रोजन, N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, 3 मतलब 3 ऑक्सीजन, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिख के प्लस करिएगा, फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिख के प्लस करिएगा, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 3 से इंटू, मास 3 प्रेजेंट है तो 16 इंटू 3 होगा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, यहाँ पे मतलब पूरा लिख लीजिएगा। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है, और यहाँ पे O के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो यानी आप 16 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इसको फॉर्म में लिखा है 1 + 14 यानी हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू 16 यानी क्या हुआ आपका कि 16 इंटू 3 का मतलब है कि 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है, ओके। अब देखिए 14 + 1 15 हो जाएगा और 16 3 = 48, तो 15 + 48 कर देंगे, आपका आंसर 63 ग्राम या मोल आएगा। बात ये है मॉलिक्यूलर और मोलर मास में अंतर यही है कि मॉलिक्यूलर मास की यूनिट U होती है, AMU होती है, और मोलर मास की जो मतलब यूनिट होती है वो हमेशा ग्राम या मोल होती है। मॉलिक्यूलर मास मोलर मास दोनों सिमिलर है, सेम है, बस आपको यूनिट में चेंज करना है। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट में U लिखेंगे, मोलर मास की यूनिट में G या मोल लिखेंगे, ग्राम या मोल लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 है कि व्हाट इज द मास ऑफ मास फाइंड करना है। मास, अब देखिए मोलर मास मॉलिक्यूलर मास एक होता है, ऐसे ही मास और एटॉमिक मास एक होता है, ठीक है। तो जो मास एटॉमिक मास को ही अगर हम मास में बस लिखें तो हम उसमें ग्राम, उसकी यूनिट ग्राम होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि एटॉमिक मास अगर आप लिखते हैं तो उसमें आप U लिखते हैं या तो AMU लिखते हैं, AMU या तो U अगर आप जहाँ लिख दिए वहाँ हम लोग पता चल जाएगा कि आप ये एटॉमिक मास लिखे हैं, ठीक है। अगर जहाँ आप ग्राम लिखेंगे वहाँ पे हम लोग पता चल जाएगा कि मास लिखे हैं। क्वेश्चन करते हैं, पता चलेगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, यानी नाइट्रोजन एटम का पहले आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14U, ठीक है, U लास्ट में आया ना, ये यूनिट है, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14U। तो अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब अगर आपको मास निकालना है तो आप 14 ही लिखेंगे, बस आप 14 ग्राम कर देंगे, आंसर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। यानी आप एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखते हैं तो वो आपका मास माना जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होता जाएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम एटम का पूछा हुआ है 4 मोल का, ठीक है, तो पहले तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम लिखेंगे, ठीक है, 27U है। फिर अगर आप मास फाइंड करते हैं 27U का तो आपको 27 ग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे 4 पूछा है तो 27 इंटू 4 कर दीजिएगा, 108 ग्राम मिल जाएगा। बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे देखिए, एल्यूमिनियम एटम का पहले आप एटॉमिक मास लिखेंगे, उसको आप मोल में कन्वर्ट करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे, और मास में कन्वर्ट करने का मतलब कि इसी को बस आप ग्राम में लिख दीजिए, ठीक है। ये तो 1 मोल का हो गया ना, यहाँ पे 4 मोल का पूछा है तो 27 इंटू 4 करके आप ग्राम में लिख दीजिए, 108 ग्राम होगा। ऐसे ही आपको 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड पूछा है, तो देखिए पहले आप सोडियम का लिखेंगे मतलब एटॉमिक मास, ठीक है, फिर इंटू 2 करेंगे, क्योंकि देखिए सोडियम के नीचे Na2 लिखा हुआ है, पहले वाला आप कंसेप्ट लगाइए इसमें सॉरी, मतलब सोडियम इंटू 2 यानी सोडियम इसमें 23 एटॉमिक मास होता है और 2 प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे लिखिए 23 इंटू 2, और SO3 का मतलब है कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन इंटू 3, ठीक है,
सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 3 होगा क्योंकि 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो अब देखिए 23 इंटू 2 होगा 46, 32 प्लस कर दीजिएगा, 3 इंटू 16 होगा आपका 48, पूरा मतलब उसको मिलाएंगे तो 126 U हो जाएगा। 126 U होने का मतलब क्या है, अभी ये देखिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास फाइंड हुआ है, ये तो मॉलिक्यूल है ना, तो अभी हम U यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर मास है। अगर आप इसी मॉलिक्यूलर मास को अगर आप 126 ग्राम लिख देते हैं तो आपका ये क्या फाइंड हो जाएगा, मोलर मास। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको 10 मोल का पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको 10 मोल का पूछा हुआ है, लेकिन आप अभी आप क्या बताएं, 1 मोल का बताएं। देखिए 10 मोल का क्वेश्चन में पूछा है, अभी आप मॉलिक्यूलर मास निकाले हैं। देखिए यहाँ पे मास निकालिए, मास मैं बताई थी ना कि 126 U का मतलब हो गया आपका मोलर मास, और इसको अगर ग्राम में कर देंगे तो आपका हो जाएगा मतलब ये वाला क्या बोलते हैं, सिर्फ मास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 मोल का पूछा है, तो मास ऑफ 10 मोल ऑफ Na2SO3, तो आप इसको तो निकाल ही चुके हैं, इसका आंसर आपका 126 ग्राम आया है। तो आप 10 इंटू 126 कर दीजिए, यहाँ पे 126 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब आप मतलब इंटू करके लाए हैं ये, अब ये ग्राम। अब बात आप मेरी ये सुन लीजिए जाते जाते कि मोलर मास मॉलिक्यूलर मास एक होता है। ठीक है, बस देखिए मोलर मास की यूनिट ग्राम होती है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट U होती है। बात समझ में आई, इस बात को आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। और एक बात और, मास और एटॉमिक मास एक होता है, एटॉमिक मास की यूनिट U होती है, मास की यूनिट ग्राम होती है। बात समझ में आई, यही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।